हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एलटीएसएसटी के अंदर ज्योग्राफी की क्लास के बारे में। आज हमारी पहली क्लास है। पिछली क्लास में हमने ज्योग्राफी के अंदर देखा था कि क्या सिलेबस है और कैसे हम उसको अप्रोच करेंगे, हम किस लेवल तक का पढ़ेंगे, क्या डेप्थ रहेगी, और कुछ पीवाईक्यूज भी देखे थे कि कैसे जो लास्ट ईयर कुछ क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे और उनको सॉल्व करने की हमारी क्या प्रोसेस रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सिलेबस हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सिलेबस के अंदर आपके 3 यूनिट्स हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और उत्तराखंड ज्योग्राफी। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर मैंने पिछली लेक्चर में आपको डिस्कस करा था, वो हमारे वीडियो यूट्यूब चैनल पर भी है, तो आप जाके एक बार जरूर देख लें उसको कि क्या अप्रोच रहने वाली है। मैंने सारा सिलेबस उसमें डिस्कस करा था। तो इसी के अकॉर्डिंग आज हम पढ़ेंगे अपना पहला चैप्टर, अर्थ एंड सोलर सिस्टम। ठीक है, अर्थ एंड सोलर सिस्टम, यानी जिसे हिंदी में पृथ्वी और सौरमंडल भी कहेंगे। आप लैंग्वेज की मतलब इस तरीके से मत सोचिए, क्योंकि बाइलिंगुअल रहेगा। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है लेक्चर कराने वाला हूँ। तो हमारा पहला चैप्टर रहने वाला है अर्थ एंड सोलर सिस्टम। इसके अंदर हम 3 पार्ट्स में इसको पढ़ेंगे। पहला है पृथ्वी की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ अर्थ, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ स्टार यानी तारों का निर्माण, और तीसरा रहेगा आपका सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल। तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ से। तो आपने सुना होगा कि जो पृथ्वी है वो लाखों साल पहले बनी। ठीक है, अब वो कैसे बनी किसी को नहीं पता। उसके ऊपर जो हम कह सकते हैं वो हम कुछ परिकल्पना ही कर सकते हैं। जो साइंटिस्ट हैं या फिर जो भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, दुनिया भर की थ्योरीज दी गई। ठीक है, शुरू में अगर आप थोड़ी बहुत हिस्ट्री और ज्योग्राफी को मर्ज करके देखेंगे तो शुरू में जो है ऐसी थ्योरीज दी जाती, भगवान ने बनाए या फिर मतलब सारे वो जिसे कहते हैं हाइपरबोलिकल थ्योरीज दी गई। ठीक है, उसके बाद कुछ साइंटिस्ट आए और कुछ ऐसे ज्योग्राफर आए जिन्होंने कुछ थ्योरीज का निर्माण करा। इसमें से 2 इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो आपके सिलेबस में भी दी गई हैं। पहला है आपकी नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी यानी नेबुलर परिकल्पना, और दूसरा है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपके एक आध क्वेश्चन पूछे गए हैं और नेबुलर हाइपोथेसिस से भी पूछे गए हैं। तो 2 थ्योरी जो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा भी कई सारी थ्योरीज है, लेकिन हम सारी थ्योरीज नहीं पढ़ेंगे। मैंने पहले ही बताया कि हम उतना स्ट्रिक्ट रहेंगे कि जितना आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम कवर करते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस क्या है। ध्यान से देखिएगा और अंडरस्टैंड करिएगा। नेबुलर हाइपोथेसिस, पहले तो नाम याद रखिएगा, एक बार पूछा भी गया है आपके एग्जाम में कि किसने दी। तो ध्यान रखिए कि इसे जो नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी है वो इमैनुअल कांत इन्होंने दी थी, और बाद में इसे थोड़ी बहुत मॉडिफाई करा था 1796 के अंदर पेरी लाप्लेस ने। ठीक है, ये हिंदी में लिखा है, इसे आप अपने अकॉर्डिंगली जिसको हिंदी पढ़ना है वो हिंदी पढ़िए, जिसको इंग्लिश पढ़ना है वो इंग्लिश पढ़िए, लेकिन लेक्चर के बाद, क्योंकि मैं लेक्चर में ऐसा नहीं कि आपका ध्यान हिंदी पढ़ने में जा रहा हो। ठीक है, मैं ऑलरेडी समझा रहा हूँ उन चीज़ों को, तो आप हिंदी के ऊपर अभी मत जाइए, आप लेक्चर के बाद उसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप अभी पढ़ने लगे तो आपकी समझ में वो नहीं आएगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखिए इस लेक्चर के अंदर। तो मैंने बताया कि जो नेबुलर परिकल्पना है या नेबुलर हाइपोथेसिस है, डेवलप करी थी यानी जो दी थी वो इमैनुअल कांत ने दी थी, और जिसे 1796 के अंदर पेरी लाप्लेस से है इन्होंने जो है मॉडिफाई करा था थोड़ी बहुत। तो क्या कहती है ये थ्योरी, ध्यान से देखिएगा। ये थ्योरी कहती है कि एक इस तरीके से बहुत बड़े बादल थे, ठीक है, जिनको कहा गया था नेबुला क्लाउड्स। ठीक है, मतलब एक ऐसा बहुत बड़ा ऐसा बादल था जिसको कहा गया इन्होंने नेबुला क्लाउड्स यानी नेबुला बादल। इसने क्या करा, इसने ऐसे रोटेट करना, घूमना शुरू करा। ठीक है, ऐसे घूमना शुरू करा, और ये जो नेबुला बना था वो बना था हीलियम और हाइड्रोजन से। ठीक है, इसके अंदर 2 ही गैसें थी, हीलियम और हाइड्रोजन। ये थ्योरी है। ठीक है, इसके ये सच है या नहीं है ये किसी को नहीं पता, थ्योरी है। ठीक है, जितनी भी ज्योग्राफी के अंदर जितनी भी थ्योरी आप पढ़ेंगे वो थ्योरीज में कुछ साइंटिफिक प्रूफ है, कुछ नहीं है। ठीक है, उसके अंदर सही गलत कहना मुश्किल होगा। जो थ्योरी है उसको एज इट इज आप ध्यान रखिए। तो मैंने बताया कि जो नेबुलर परिकल्पना है इसके अंदर कहा गया कि नेबुला बादल थे यानी नेबुला क्लाउड्स थे जो बने थे हीलियम और हाइड्रोजन से। ठीक है, तो इन्होंने रोटेट करना शुरू करा इस तरीके से, पूरे ब्रह्मांड में रोटेट करना, क्योंकि बहुत बड़ा बादल था, रोटेट करना शुरू करा। तो रोटेट करते करते क्या हुआ, ये हीलियम और हाइड्रोजन दोनों आपस में मिले। आपने उस नाभिकीय संलयन पढ़ा होगा जिसे फ्यूजन कहते हैं। तो हीलियम और हाइड्रोजन जब भी मिलता है तो इससे क्या बनती है, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी यानी ऊर्जा। जो सूर्य है, सूर्य की आपने सुना होगा कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, उसकी ऊर्जा का स्रोत ही नाभिकीय संलयन है। ठीक है, संलयन कहते हैं, नाभिकीय संलयन है, या इसको फ्यूजन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन और हीलियम ने जब ये घूमा तो आपस में मिलकर क्या करा, एनर्जी यानी ऊर्जा का उत्पादन करना शुरू करा। तो ये ऊर्जा के बनते बनते क्या हुआ, इस तरीके से तारों का निर्माण होना शुरू हुआ। ठीक है, और उन्हीं तारों में से एक तारा था सूर्य भी। और फिर ये घूमते रही तो हुआ क्या, जो भारी
मेटल से, मतलब भारी, सॉरी मेटल नहीं, भारी जो गैसेस थी, जैसे है कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर अदर जितनी ऑर्गन है, ऐसी जो भारी भारी गैसेस थी हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम दो सबसे हल्की गैसें हैं, उनके अलावा जो गैसें थी वो बाहर आ गई। ठीक है, और सेंटर में क्या हुई, हाइड्रोजन और हीलियम रही। जो तारा है ये बनना शुरू हुआ क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम आपस में टकरा रहे थे, और ये तारा बनते बनते ऐसे कई तारे बने और सूर्य भी उनमें से एक तारा था। तो बाकी जो भारी गैसें थी वो बाहर आई, और यही गैसें जो है इन्होंने आपस में मिलकर क्या करा, निर्माण करा अनेक ग्रहों का। ठीक है, अनेक ग्रहों का। तो सिंपल है क्या कि नेबुलर हाइपोथेसिस में क्या कहा गया है, इसमें एक सिंपल सी बात ये कही गई है कि एक नेबुला क्लाउड था। ठीक है, नेबुला क्लाउड था, और नेबुला क्लाउड ने क्या करा, जो इस तरीके से नेबुला क्लाउड था वो उसने घूमना शुरू किया, क्योंकि उसके सेंटर में हाइड्रोजन और हीलियम दो मेन गैसें थी, और हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के होने की वजह से उसमें क्या हुआ कि जो एक नाभिकीय संलयन हुआ, आपस में जो गैसें हैं वो मिली, और इस तरीके से एक स्टार का निर्माण करा, जिसमें सूर्य भी एक स्टार था और भी तारे थे वो बनने शुरू हुए, और बाद में जो भारी गैसें बाहर थी उनसे उनसे निर्माण हुआ हमारे अन्य ग्रहों का। ठीक है, तो ध्यान रखिए, नेबुला क्लाउड, उनसे बने सूर्य और स्टार, और उनसे बने लास्ट में प्लैनेट यानी ग्रह। सिंपल है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या है वो आपके एमसीक्यू में थ्योरी क्या कहती है वो नहीं पूछा जाने वाला। आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये नाम और थोड़ा बहुत इसकी जानकारी अगर पूछा जाता है, इससे ज़्यादा आपके एमसीक्यू में पूछा जाने वाला है नहीं। ठीक, तो नेबुला हाइपोथेसिस है क्या, मैंने बता दिया कि इसके अनुसार क्या है, सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था। सौर निहारिका मतलब जो मैंने बताया कि नेबुला क्लाउड से घिरा हुआ था, जिसमें धूल के साथ मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस शामिल थे, और कणों के घर्षण और टकराव के डिस्क का आकार के बादल का निर्माण हुआ, यानी छोटे छोटे ऐसे बादल बने, और अभिवृद्धि की प्रक्रिया के माध्यम से अनेक ग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक है, तारे ग्रह इसी से बने। तो कुल मिला के यह हाइपोथेसिस कहती है कि इस तरीके से ग्रह उपग्रह से सारे बने। ठीक, बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो हमने पढ़ा ओरिजिन ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की उत्पत्ति, उसमें मैंने बताया दो इंपॉर्टेंट थ्योरीज रहेंगी। पहली नेबुला हाइपोथेसिस जो हम पढ़ चुके हैं, और अगली रहेगी आपकी बिग बैंग थ्योरी। चलिए बिग बैंग थ्योरी पढ़ते हैं। तो बिग बैंग थ्योरी वेरी सिमिलर, मतलब बहुत सिंपल सी थ्योरी है, इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। क्या है उसे समझने से पहले ये आप एक एनिमेशन देखिए। ये देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि ये मतलब एक गैसियस गोला कह सकते हैं, जिसमें बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने से ये छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं उड़ते हुए, ये छोटे छोटे ऐसे ग्रह उपग्रह इनसे बने। ठीक है, क्या हुआ, एक बड़ा सा विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने से जो है पूरे ब्रह्मांड के ग्रह उपग्रह या जितने भी छोटे छोटे मेटेओर्स हैं या एस्ट्रॉइड्स हैं, ये सारे बने। ठीक है, तो कुल मिला के बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि ऐसा गैसियस गोला था, और उसमें विस्फोट हुआ, विस्फोट होने से छोटे छोटे जो ग्रह उपग्रह हैं या फिर एस्ट्रॉइड्स हैं, मेटेओर्स हैं, ये आपस में बनना शुरू हुए। ठीक है, तो ये क्या कहती है, एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या कहती है, और इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। विस्तारित मतलब एक्सपेंडिंग थ्योरी। आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो एक्सपेंड कर रहा है, फैल रहा है अभी भी। ठीक है, अब जैसे इसमें दिख रहा है, आपने इसमें देखा कि ये क्या कर रहा है, ये जैसे ब्लास्ट हुआ अब ये फैल रहा है। ठीक है, ये देखिए ये लगातार फैल रहा है। तो ये थ्योरी कहती है कि जो ब्रह्मांड है वो लगातार एक्सपेंड होता है, फैलता है, तो इसीलिए इसको ब्रह्मांड की जो विस्तारित परिकल्पना है या फिर जो एक्सपेंडिंग थ्योरी है वो भी कहा जाता है। ठीक है, किसने दी थी ये इंपॉर्टेंट, मैंने पहले बताया, जो जिनने दी थी उनका नाम इंपॉर्टेंट है। तो ये जो दी थी उनका नाम है एबी जॉर्ज लेमेत्तर। ठीक है, हिंदी में भी है एबी जॉर्ज लेमेत्तर। तो इनका नाम याद रखना है कि किसने दी थी। और बाद में जो एडविन हबल था, ठीक है, एडविन हबल था जिन्होंने ये सबूत दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, जो है ब्रह्मांड है वो एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है, दोनों का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक, बिग बैंग की घटना लगभग 13.7 अरब साल पहले हुई थी। इंपॉर्टेंट नहीं है कितने साल पहले हुई थी, इतना सोचने की, बस ये याद रखिए कि एक गेंद में विस्फोट हुआ था। गेंद का मतलब एक ऐसा पिंड था जिसमें एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, और उसके बाद इसका विस्तार होना शुरू हुआ, और विस्तार आज भी हो रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल है बिग बैंग थ्योरी, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हमने देखा पृथ्वी और सौरमंडल, जो हमारा पहला चैप्टर था, उसके अंदर हमने पहला पार्ट ओरिजिन ऑफ अर्थ, इसके अंदर हमने दो थ्योरीज देख ली। एक थी हमारी नेबुलर हाइपोथेसिस और दूसरी थी हमारी बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, तो हम दोनों को कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस तरीके से हमारा पहला पार्ट ये कंप्लीट होता है। दूसरा पार्ट है हमारा तारे का निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ स्टार। ये क्या है, ये देखिए, इस पिक्चर से हम समझ जाएंगे, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ स्टार सिलेबस के अंदर है, हमें पढ़ना है। हालांकि अभी तक इससे कोई एमसीक्यू पूछा नहीं गया है कि तारे के निर्माण से रिलेटेड, बट फिर भी हम वो प्रोसेस एक बहुत शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा, अभी हमने पढ़ा कि नेबुला, ठीक है, स्टेलर नेबुला है, यानी ऐसे नेबुला के बादल हैं जिनसे विकास हुआ इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो अलग मैटर करता है, रियलिटी क्या थी वो अलग मैटर करता है। तो थ्योरी क्या कहती है उसके अंदर हमें देखना। ठीक है, तो तारे के निर्माण की जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि ये
नेबुला कुछ बादल थे जिनसे मतलब जिनसे क्या होता है कि अगर बड़ा स्टार बना, जैसे हमने अभी पढ़ा था नेबुला एक बादल था, उसमें घर्षण हुआ, घर्षण होने से अनेक तारे बने। ठीक है, अगर ये तारा बहुत बड़ा तारा है यानी साइज में बड़ा है, तो वो क्या होगा, वो बड़ा तारा फिर करोड़ों साल बाद बनेगा रेड सुपर जायंट। हिंदी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, ठीक है, इसको बोला जाता है वैसे हिंदी में लाल महासागर। इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही वियर्ड सा नाम है, लेकिन इतना याद रखिए कि रेड सुपर जाइंट बनता है। कुल मिला के प्रोसेस है, प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि ऐसे नेबुला बादल है, इन बादलों से अगर कोई बड़ा तारा है बना है तो उससे बनेगा रेड सुपर जाइंट, और उसमें क्या होगा, एक सुपरनोवा विस्फोट होगा। सुपरनोवा विस्फोट से जो है या तो बनेगा ब्लैक होल, या फिर वो जो है वो दोबारा नेबुला बन जाएगा, या बनेगा न्यूट्रॉन तारा। ठीक है, सिंपल है। क्या है फॉर्मेशन ऑफ स्टार, यानी तारे का निर्माण कैसे हुआ, आपको इतना ध्यान रखना है। मैंने पहले ही बताया नेबुला हाइपोथेसिस क्या कहती है कि नेबुला कुछ बादल थे, उनसे अनेक तारे बने। अगर वो तारा बहुत बड़ा था तो उससे रेड सुपर जाइंट ये बड़ा सा बना, फिर इसमें सुपरनोवा विस्फोट, सुपरनोवा विस्फोट जैसे बिग बैंग थ्योरी में एक विस्फोट हो गया वैसा विस्फोट हुआ, और उससे या तो फिर ब्लैक होल बनेगा, या बनेगा न्यूट्रॉन तारा, या फिर ये वापस से नेबुला बन जाएगा। ठीक है, और अगर ये छोटा तारा था, ये बड़ा मैसिव स्टार, ये एवरेज स्टार, ये छोटा तारा था, तो उससे छोटा सुपर जाइंट बनेगा, रेड जाइंट जो है वो बनेगा, और उससे फिर बाद में जो बनेगा वो प्लानिटरी नेबुला बनेगा, और लास्ट में व्हाइट डॉर्फ। व्हाइट डॉर्फ मतलब ऐसा मृत तारा इसको बोलते हैं, ऐसा कुछ बनेगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, सिलेबस में था इसलिए मैंने बता दिया, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया जाए। बस सिंपली आप याद रखिए कि प्रोसेस है, फॉर्मेशन ऑफ स्टार की, तारा बनने की प्रोसेस है, इसमें क्या होता है मैं वो आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ये था इस तारे वाले सेक्शन से, फॉर्मेशन ऑफ स्टार से। तो इससे अंदर इतना ही है, इसके अंदर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि क्या है, कैसे होगा, क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, क्योंकि इससे अब तक एमसीक्यू बना नहीं है, सिलेबस में था इसलिए मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, तो इतना ही है, और बहुत ज़्यादा इसके सब्जेक्ट के अंदर पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। नहीं, हमें क्या करना है, मैंने पहले ही बताया कि हमें कम से कम समय में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इतना है, इससे आगे नेक्स्ट हमने पढ़ लिया। हमने कहा कि जो अर्थ और सोलर सिस्टम था, यानी पृथ्वी और सौरमंडल था, इसका हमने 3 पार्ट में पढ़ना था। पहला ओरिजिन ऑफ अर्थ जो हम पढ़ चुके हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्टार, और उसके अलावा थर्ड है सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं एकदम से नहीं चाह रहा कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा लोड रखा जाए। तो ये समझिए कि हमारी पहली एक छोटी सी इंट्रोडक्शन क्लास थी। ठीक है, अगली क्लास में हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।